हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में वीडियो में चैप्टर 1 कवर करे थे, सिमिलरली इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके चैप्टर नंबर 2 को एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, जिससे आपकी जो तैयारी है कम टाइम में बहुत अच्छे से हो पाए। हाँ, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड में हम ये चीज़ें कराएं, बोर्ड में समझाएं, बट देखो हमें टाइम भी बचाना है, प्लस कहा जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बड़ी स्पेस की आवश्यकता होती है। मीन्स मोबाइल में कम से कम 50 GB 100 GB के बीच स्पेस खाली होना चाहिए अगर बोर्ड में वन शॉट कराना है ना। तो जैसे ही हमारे पास और भी सुविधा आती है, लाइव वगैरह की मिलती है, नेटवर्क की हमें सुविधा मिलती है, देन हम डेफिनेटली इन सब चीज़ों को, जो इसको मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में करा रहा हूँ, उसको आप लोगों को लाइव फॉर्म में ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा। इसलिए अभी जितना वीडियो आ रही है टाइम के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि जितना हमें हमारा बोर्ड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस कंप्लीट कराना है उतनी चीज़ें मैं आपको करा के दे रहा हूँ क्लास 10 की। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नेम क्या है अभी, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो भाई चर आपको लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि ये चर होती क्या है, इन चीज़ों को समझा चुका था। तो चर के लिए बताया था जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, ऐसी राशि जिसका निश्चित मान होता है नहीं होता है उसे चर कहते हैं, मतलब जो बदलते रहता है, वेरी होते रहते हैं। जैसे कि हमारा एक्स वाई जेड, वही क्या होती है, चर राशि। अब यहाँ पर एक और हमारा आता है क्या भाई, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि भाई कि रैखिक समीकरण होता क्या है ना, क्योंकि इसको समझोगे तब जाके ही आपसे ये पूरी चीजें बन पाएगा। तो रैखिक समीकरण हम लोग बोलेंगे किसको, देख लो समझ लो यहाँ पर, कि ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, वही क्या होती है, रैखिक समीकरण। तो बस ये याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, आपका एक होता है, उसको ही हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं भाई। आप लोगों को ये समीकरण बनाना वगैरह सीखना पड़ेगा, जो कि मार्किंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की बच्चों, तो आप लोग याद रखना इस पार्ट से 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला और 6 नंबर वाला इस तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब या तो 2, 3 या 6, ऐसा आप लोगों को चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 में आएगा तो जाहिर सी बात है 2 या 3 में नहीं आएंगे, 2 में आता है तो 6 या 3 या 6 में नहीं आएंगे, 3 में आता है 3 दोनों में नहीं आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम 1 बाय 1 करते इजी क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो हम समीकरण बनाना ही सीखेंगे। यहाँ से ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्या, समीकरण बनाना। ठीक है, तो समीकरण बनाने के लिए भी हमें इन क्वेश्चंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितना है, 180 है। हमें नहीं पता वहां पर कुल कितने हिरण है, कुल कितने सारस पक्षी नहीं पता बच्चों। ठीक है, अब हम इसके लिए समीकरण बनाना है। देखो इस तरीके से यही स्टेप फॉलो करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि हिरणों की संख्या कितना ले लोगे आप लोग, x, उसी तरह सारस पक्षियों की संख्या को क्या मान लोगे, y। अब प्रश्न के अनुसार आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, प्रश्नानुसार या कथन के अनुसार लिख सकते हो, हिरण की पैरों की संख्या प्लस सारस पक्षियों के पैरों की संख्या बराबर 180, इस तरीके से लिखोगे। अब देखो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना भाई, तो इसलिए यहाँ पर 4x प्लस पक्षियों के कितना पैर होते हैं, 2y, मतलब सॉरी 2 होते, इसलिए यहाँ पर 2y बराबर में 180। इतना करना है, फिर वही आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी, समीकरण होगी। क्लियर, इस तरीके से बनाना है। फिर यहां पर देखो उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है समीकरण बनाने के लिए, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत कितना है, 45 रुपए। तो देखो इसको सीधा मानोगे, माना कि एक कॉपी की कीमत बराबर x रुपए, उसी तरह एक पेंसिल की कीमत बराबर y रुपए, इस तरीके से लिख लोगे। अब देखो प्रश्नानुसार करोगे, देखो एक पेंसिल था तो x और 2 क्या था, एक कॉपी था तो x और 2 पेंसिल था ना क्वेश्चन में, इसलिए यहां पर इसके सामने क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 45 हो जाएगा। ये इसका समीकरण बन जाएगा। आपको अब आप लोगों को क्या करना है, इन समीकरण को करके देखना है। तो देखो यहां पर मैं बताते हुए चलता हूं इनको भी, कि इन 2 संख्याओं का योग 8 है, तो आप लोग क्या मानोगे इसमें, माना कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या क्या है y, तो दोनों संख्याओं का क्या करना है भाई, योग मतलब होता है जोड़ना, इसलिए इसका समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में भाई आप लोग यहां पर लिखोगे 8। ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। शशांक तथा उसके पिता की आयु का अंतर, तो हम लोग शशांक की आयु को x मानते हैं, उसके पिता की आयु को y मानते हैं, या इस तरीके से अंतर बोला गया है, तो इस तरीके से 30 करोगे तो ये
हो जाएगा। फिर एक थैले में 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्का है, तो 1 रुपये के सिक्के बराबर x और 5 रुपये के सिक्के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 100 सिक्के, इस तरीके से। फिर एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपी का मूल्य था। अभी उदाहरण जो देखे उसी की तरह से बनेगा। 3 पेन मतलब 3x प्लस में 4 कॉपी है तो 4y बराबर में कितना, 105 रुपए। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखो 5वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों कि किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, ठीक है, जिनके पैरों की संख्या आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि कितना है भाई, 60 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुर्गियों की माना कि मुर्गियों की संख्या बराबर x और गायों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, y लिख लेंगे यहाँ पर। तो कुछ मुर्गी है तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं इसलिए 2x, और गाय के कितने पैर होते हैं भाई, 4 पैर होते हैं इसलिए 4y बराबर में टोटल 60 लिख दोगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसमें बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो रहा समीकरण बनाने का। अब समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैं सिखाया हूं उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली बनने वाला है, ठीक है। तो आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस और करके देख सकते हो। समीकरण हल करने की विधि मैं दिखाऊंगा, उससे पहले हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे और कुछ क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग डील आउट कर लेते हैं प्रश्नावली नंबर 1 का। ठीक, आजा। ये रहा अपना कौन सा भाई, प्रश्नावली। तो आप देखो प्रश्नावली 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। कथन दिया हुआ है जैसे कि अभी मैं आप लोगों को समीकरण बनाना सिखाया हूँ उस तरीके से। तो ये देखो ये क्वेश्चन में भी 2 नंबर में पूछे जा सकते, इसलिए इन चीजों को समझते हुए चलो। क्या बोला गया है कि एक विद्यालय में क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदे, 3900 रुपए में, और 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। तो इसके लिए समीकरण बनाना है, ठीक है। एक बार और देख लो, एक विद्यालय की क्रिकेट कोच ने 3 बल्ला और 6 गेंद को खरीदे। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, मानना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो मानोगे कैसे, इस तरीके से यहां पर लिखोगे आप लोग माना की करके, है ना। मानना तो पड़ेगा ही। 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर तो लिखोगे ही लिखोगे क्या कि माना की किसकी, बल्ले, क्योंकि बल्ले है तो बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत को हम लोग कितना मान ले रहे हैं, x रुपए। इस तरीके से उसी तरीका से किसकी कीमत भाई, किसकी, गेंद की कीमत मान लेते हैं, गेंद की कीमत। तो गेंद की कीमत को कितना मानेंगे, y रुपए मान लेंगे। इस तरीके से बनेगा। अब देखो प्रश्न में चले जाओ आप लोग। प्रश्न की अगर बात करूं तो यहां पर 3 बल्ला और 6 गेंद था, तो हम लोग उसको लिखेंगे इस तरीके से प्रश्नानुसार करके। प्रश्न में जो बोला था उसके हिसाब से कि 3 बल्ला था तो 3x और 6 गेंद था तो 6y बराबर में कितना हो जाएगा, 3600 है आई थिंक। तो ये वाला हम लोग लेंगे, है ना। ये सॉरी 3900 था तो यहां पर ले लोगे आप लोग 3900 ये वाला। फिर पुनः हम लोग का देखो उसी में एक और चीज इंक्लूड है, 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 में। तो उसको आप लोग लिखोगे, 1 बल्ला है तो x और 2 गेंद मतलब 2y बराबर में कितना, 1300 लिखोगे। तो ये आपका 2 समीकरण बनेगा और यही आपका क्या बनेगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीका से करना पड़ेगा भाई प्रश्नवाली का। अब हम लोग चलते हैं किस पर, अगला प्रश्न पर। क्या बोला जा रहा है, 2 संख्याओं के योग 18 तथा उसका अंतर 16 तथा उसका अंतर 8 है, तभी आप लोगों को बना के दिखाना है। तब देखो 2 संख्या बोला गया, तो हमें कौन से 2 संख्या बिल्कुल भी नहीं पता। तो हम करेंगे क्या, यहां पर प्रश्न दूसरा के लिए भी आप लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा काम। यहां पर माना कि क्या लिखोगे, पहला संख्या, 2 संख्या बोला गया है ना। तो माना कि पहला संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, हम मान लेते हैं x। उसी तरीका से हम लोग क्या मान लेते हैं, अपना दूसरा संख्या मान लेते हैं भाई। तो दूसरा संख्या किसको मानेंगे, y को मानेंगे।
अब प्रश्न में जो बोला गया है कंडीशन, उसको हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार या कथन के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं क्योंकि पूरे गणित में प्रश्नानुसार लिखा जाएगा। अब देखो दो संख्या का योग बोला गया, प्रश्न को एक बार और देख लो आप लोग। दो संख्या का योग बोला गया, योग मतलब होता है बच्चों जोड़ना, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 16 और अंतर बोला गया तो x माइनस वाई बराबर में कितना होगा 8। तो आपका ये दो समीकरण बन जाएगा और ये दोनों समीकरण ये आपका क्या होने वाला है, फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, आ गया। अब देखो यहां पर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए। तो इसके हिसाब से आप लोगों को समीकरण लिखना है। आपको तो सबसे पहले क्या मान लेना है, माना कि सेब की मूल्य बराबर, सेब की कीमत बराबर x और अंगूर की मूल्य बराबर आप लोगों को लिख लेना है y, फिर 160 है। तो मैं समीकरण यहीं पर बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। 2x प्लस में यहां पर y बस लेना पड़ेगा क्योंकि 1 किलो है, तो 1y भी ऐसा लिख सकते हो, 1 को बराबर में 160, ये हो जाएगा पहला। उसी तरीके से 4 किलो 2 किलो है तो 4x प्लस में 2y बराबर में आप लोग लिख लोगे 300, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये दोनों प्रश्न थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको हम कह सकते हैं कि 2 नंबर में तो पूछे जाएंगे नहीं इन क्वेश्चंस को, इसको, बट आप लोगों को इसको बनाने आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ये आती है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, तो उनके तो दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं भाई इस तरीके से एक बार इसको बनाना कैसे, चौथा को। तो देखो आप लोग क्या करोगे, मानना पड़ेगा, है ना, हम 5वां देख रहे हैं। माना कि क्या लिखोगे, नरेश की वर्तमान आयु को देख लोगे, तो उसकी वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं हम लोग x, और किसकी, उसकी पुत्री थी, है ना, पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, उसको y मान लेते, इस तरीके से। क्लियर है। अब 7 साल पहले का उम्र निकालना है क्योंकि प्रश्न में हम लोग को वही मेंशन है, मैं दिखा देता हूं। देखो 7 साल पहले की आयु बोला गया है, तो उसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 7 वर्ष पहले। देखो अभी तो उनका x है, ये xy माना हो तो x है, तो 7 साल पहले जो है हम लोग देख लेते हैं किसकी भी, नरेश की आयु। ठीक है, 7 साल पहले, तो x माइनस में 7 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब पुत्री की आयु की बात करें तो पुत्री की आयु की भी कम करना पड़ेगा, पुत्री की आयु को भी 7 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा y माइनस में 7, इतना ही होगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया है उस कंडीशन को देखो कि 7 साल पहले क्या कहानी होने वाला है। तो 7 साल में बोल रहे हैं भाई, यहाँ प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं, आपको विजिबल है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। मतलब प्रश्न में जो बोला गया है उस चीजों को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो पिता की आयु है, या बोल सकते हैं नरेश की आयु की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो बराबर किसके होंगे, 7 गुना और 7 गुना और क्या लेंगे यहां पर हम लोग, पुत्री की आयु। जो प्रश्न में बोला गया, नरेश की आयु बोल रहे कि मेरी आयु मतलब नरेश की आयु पुत्री की आयु के 7 गुना के बराबर। नरेश की आयु कितना है भाई, x माइनस 7 और बराबर 7 गुना होगा y माइनस 7 के। ये बना पहला इक्वेशन, पहला समीकरण। और दूसरा कंडीशन भी बोला गया 3 साल बाद वाला, तो उसको भी आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है। पुनः आप लोगों को लिखोगे, ठीक है, 3 साल बाद या 3 वर्ष बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा किसकी आयु भाई, 3 वर्ष बाद नरेश की आयु। तो भाई बाद में निकाल रहे हैं
तो बाद में निकालेंगे तो देखो अभी तो हमारा क्या है भाई x है और y है ना। तो बाद का जब निकालेंगे तो वहां पर हो जाएगा x प्लस में 3 और किनकी आयु भाई, उनकी पुत्री की अगर आयु की बात करें तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर y प्लस में 3। अब प्रश्न अनुसार लिखोगे, प्रश्न में क्या बोला गया कितना गुना होगा बोल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो समीकरण हमारा बनेगा। तो वो देख लेते हैं। हमारा देखो 3 साल बाद मेरी तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कैसा भाई, x प्लस 3 जो है मतलब नरेश की उम्र जो है अपनी बेटी के जो अपनी पुत्री है उनकी उम्र के 3 गुना के बराबर होगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और बहुत आसान तरीके से बना लेना है, ठीक है। बस ध्यान देने की जरूरत है, फिर पूरी चीजें आपसे बन जाएगा। तो ये आपका प्रश्न वाली 1 कंप्लीट होता है। फिर हम लोग चलते हैं किस पर, मूव ऑन करते हैं प्रश्न वाली नंबर 2 पर की किस तरीके से उसको आपको डील करना है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग किसको भी, समीकरण को हल करने की विधि, जिसमें मैं इस क्लास में इस वीडियो में आज की इस चैप्टर में हम लोग 2 विधि आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलेख विधि होती है लेकिन आलेख विधि नहीं बता रहा हूं, इसका रीजन मैं आगे आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्यों इसको नहीं बताया जा रहा है ना। कौन सा विधि बताऊंगा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन 2 विधि आज इस कराऊंगा। 2 विधि कराने इसके बाद आपका पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा डीप इसमें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो प्रतिस्थापन वर्ड का मतलब समझ लो पहले। प्रतिस्थापन का होते क्या है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे क्या कि प्रतिस्थापना शब्द को, है ना, कि भाई मूर्ति का प्रतिस्थापना होगा। प्रतिस्थापना का मतलब है कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमें उसको किसी और जगह पर रखना ही क्या कहलाता है, इस क्रिया को ही हम पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो सेम करेंगे, हमें एक इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखना है, बस सिंपल सा इतना काम करना है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। इतना ही होती है, मैं आपको करा के दिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से। देखो ये हम लोग सबसे आसान क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर है तथा 98 पैर है, तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात करें। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है। तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप लोग, इस तरीके से माना कि खरगोश की संख्या x और पक्षियों की संख्या आप लोग y ले लोगे, तब उसके आंख के लिए समीकरण क्या सिर के लिए समीकरण क्या बनेगा। सिर के लिए समीकरण तो देखो खरगोश का भी एक ही सिर होता है और पक्षी का भी एक ही सिर होता है ना। तो टोटल x प्लस वाई बराबर 35 हो जाएगा। तो मैं इस समीकरण को लिख लेता हूं भाई, वहां पर x प्लस वाई बराबर 35। तो हाँ, हम लोग का पहला समीकरण क्या मिला है, x प्लस वाई बराबर में 35, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फिर से सेकेंड कंडीशन और सेकेंड इक्वेशन के लिए। हमें आगे किसके लिए, तो सिर के लिए समीकरण, क्योंकि दोनों का एक एक सिर रहेगा। अब पैर 98 है, किसके किसके, खरगोश और पक्षी के पैर। तो देखो खरगोश और पक्षी के पैर के लिए सिंपल से हम लोग उसको कर सकते हैं, भाई खरगोश के 4 पैर होते इसलिए 4x और पक्षी के 2 पैर होते इसलिए 2y बराबर में 35। सॉरी यहां पर आप लोगों को 98 दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 98 और ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, पूरी कॉन्सेप्ट अगर यहां पर सीख गए ना तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लोग आराम से कर लो। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, किसी एक समीकरण को सॉल्व करना है, कोई एक समीकरण को हल करना है आप लोगों को, फिर उसका मान आपको अगले समीकरण में रखना है। तो देखो हम लोग किसको करेंगे, समीकरण 1 से। तो इसी तरीके से करना है, मुझे जो इजी लगे उसको कर लूंगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दिया क्या है भाई, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर मेरा दिया 35, तो मैं लिख लिया 35। अब किसी एक वेरिएबल को रोक दो, जैसे मैं x को रोक दिया तो इस y का आप लोगों को पक्षांतर कर देना है। तो कैसा हो जाएगा भाई, 35 रीड प्लस वाई है तो वो हो जाएगा माइनस वाई, इस तरीके से। ये बना समीकरण नंबर 3। जैसे कि मैं अभी बोला हूं कोई एक समीकरण को हल करना है उसको अगले समीकरण में मान रखना है। अब हम लोग यहां पर करें क्या है कि समीकरण 1 को हल किए हैं तो इस मान को हमें किस में रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो इसी को लिखना भी है इस तरीके से कि समीकरण 2 में x जहां पर है वहां पर रखना है 35 माइनस वाई रखने पर करके रखते चलो भाई, x बराबर में 35 माइनस वाई रखना है।
तो देखो ये आपका क्या है, 4x है, तो क्या हो जाएगा 4, और x की जगह आपका कितना है 35 माइनस में y, और प्लस 2y है तो प्लस 2y लिखेंगे, और बराबर में 98 है तो 98 लिख देंगे। ये है प्रतिस्थापन विधि। मान एक समीकरण को हल किए, दूसरा समीकरण में रख रहे। अब अंदर गुणा करो, 4 और 35 का गुणा होगा तो 4 पंचे 20 की 0, कैरी रहेगा 2, हासिल रहेगा 2, तो 4 12 2 14, तो ये हो जाएगा 140 माइनस। अब इसी 4 का आपको y के साथ गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4y प्लस में 2y बराबर में 98 है, तो 98 इस तरीके से कर लोगे। आया समझ? अब देखो ये 140 का 140 अपन लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इन दोनों में देखो 4y और 2y में अलग अलग चिन्ह है, और मैं आप लोगों को डे 1 से चैप्टर 1 से सिखाते आ रहा हूं कि जब भी किसी भी वेरिएबल के सामने में अलग अलग चिन्ह हो या किसी भी नंबर के सामने में अलग अलग चिन्ह हो, तो वो क्या होती है, घट जाती है। तो 4y में 2y जाएगा तो बाकी रहेगा -2y। माइनस क्यों भाई? क्योंकि बड़ा नंबर 4y है और 4y के सामने कौन सी है, माइनस है, इसलिए वहां पर हम लोग माइनस लिखे। तो ये बराबर में 98, तो 98। अब देखो करना क्या होगा, इस -2y को यहीं रहने दो, और मुझे किसका मान निकालना है, y का, इसलिए ये यहीं रुकेगा, 140 को भेज दो, तो ये हो जाएगा 98, वो माइनस में बन के जाएगा 140। अब कई बच्चे बोलते हैं तो यहाँ पर तो माइनस है, तो भाई वो माइनस यही है, हम इसके सामने 140 के सामने कौन सी चिन्ह है उसको देखते हैं, तो 140 के सामने तो कोई साइन है नहीं, तो वो जाएगा सीधा सीधा किसमें, माइनस में, इस तरीके से। तो 2y बराबर में यहाँ पर आप 140 में 98 माइनस कर दोगे तो आपके पास बाकी रहेगा -42, फिर माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा, तो 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा 42। अब मुझे y का मान चाहिए, तो y का मान चाहिए तो मैं करूंगा क्या, 42 इसके नीचे में चला जाएगा 2, 2 को भेजेंगे। तो याद रखना गुणा का पक्षांतर बच्चों हमेशा किस में होता है, भाग में होता है, तो ये ऐसा जाएगा। तो फिर इसको घटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो सिमिलरली हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर y की जो वैल्यू है, y बराबर इतना आ जाएगा 21। ये रहा y का मान। अब इस y के मान को आपको किसी भी एक समीकरण में रख देना है, तब x का मान आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास सबसे आसान तरीका है कि उस मान को आप समीकरण नंबर 3 पर रखो। x बराबर क्या, समीकरण 3 है तो उसको लिखना भी पड़ेगा इस तरीका से कि समीकरण 3 में y है, उस पर y की जगह में 21 रखने पर समीकरण 3 कैसा भाई, x बराबर में मेरे हिसाब से 35 माइनस y है तो 14 हो जाएगा। तो x बराबर 35 में 14 और 21 जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 14 आपका। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आपको बता देना है कि अतः उस गुफा में 14 खरगोश और 21 पक्षी होंगे करके अतः हमें आपको लिखना है। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आप प्रश्नवाली का कोई सा भी क्वेश्चन आप सेम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हम प्रश्नवाली पे चलते, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो रहा था एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 को करना है और एग्जाम्पल नंबर इधर 13 को करना है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दिखा रहा। आगे 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। हाँ, ये वाली उदाहरण नंबर 13। तो इस प्रश्न को करना ही है, नहीं आएगा समझ तो बताना, हम इसको फिर से आपको अलग वीडियो में समझा देंगे, बट आज के इस क्लास में नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं प्रश्नवाली नंबर 2 पर, जिससे आपकी पूरी प्रश्न बन जाए। जैसे मैं समझाया हूँ उसी तरीका से ही आप लोगों को काम करना है, ध्यान से करना है। हर क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो बस इसमें से प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा, ये दोनों प्रश्न कर लो। ये समीकरण नंबर आपका 1 है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को हल करके दूसरे में रख दो, और ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसको देखो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, पहले से सॉल्व हुआ है। इस मान को उसमें रख दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस को करके देखना है, और नहीं बनेगा मान के चलो, इस केस में मैं वीडियो इन क्वेश्चंस की आंसर्स की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उनको देख सको, समझ पाओ, है ना। अब देखो हमें कहीं ना कहीं टाइम, 1 शॉर्ट वीडियो है तो टाइम को भी ध्यान रखना है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है, इसलिए जो चीज़ें हैं उसको समझते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आप कर लेंगे। अब मैं सिखा देता हूं आपको विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में होता क्या है, तो विलोपन विधि के लिए मैं डायरेक्ट बोर्ड पर ही चलता हूं, क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा और विलोपन विधि से अब बन जाएगा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास अभी हम लोग कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन से, ठीक है। यह भी प्रतिस्थापन था, है ना।
तो विलोपन विधि आपको सिखा देता हूँ कि बस आपको स्टेप्स उसी तरीक़े से फॉलो करना है। तो विलोपन विधि में जब हम करते क्या है, विलुप्त करते हैं। विलुप्त मतलब पूरी तरीके से एक वेरिएबल जो है या x को हो गया या y को हो गया, उसको पूरी तरीके से हम उसको हटाने का काम करते, गायब करने का काम करते हैं। इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा समीकरण था, सिर के लिए समीकरण था x प्लस वाई बराबर 35, ये समीकरण नंबर 1। और अगला समीकरण था हमारा 4x प्लस 2y बराबर में 98। तो इसको अभी मैं हल करके दिखाया हूं कौन सी विधि से भाई, आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से दिखाया हूं। अब इसको विलोपन से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कैसे करना है ध्यान से देखो। विलोपन का सीधा सी कॉन्सेप्ट होती है, पहले बराबर करो, बराबर करके बराबरी करो, बराबरी करने के बाद उसको उसके पोजीशन से बाहर कर दो। मान लो किसी को एलिमिनेट करना है, सपोज दैट कोई टॉपर टाइप का बच्चा है आपके क्लास में, है ना, अब उसको एलिमिनेट करना है, आपको उसको बाहर करना है। तो आप कैसे बाहर करोगे उसको? पहले उसकी बराबरी करोगे, बराबरी करोगे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, है ना, उस लेवल का बनोगे तब। तो सिमिलरली यहाँ पर एक वेरिएबल को बराबर करना कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पर नीचे वाले में 4x है, ऊपर वाले में सिर्फ 1 x है ना। तो यहाँ पर मुझे बराबर करना पड़ेगा, अगर इस x को गायब करना है तो यहाँ पर 4 लाना पड़ेगा। तो उसी लिए मैं करूँगा समीकरण 1 में क्या करना है, 4 का गुणा कर देना है, 4 का गुणा करने पर करके, ठीक है, कर दो भाई गुणा, बहुत आसान होती है। क्या करना है, क्या है, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करना है। तो गुणा करना देख लो भाई, बहुत आसान होती है। x प्लस वाई है तो इसके साथ भी 4 के इस तरीके से x प्लस में y बराबर में 35 के साथ भी 4 का गुणा हो जाएगा। दोनों साइड हम 4 का गुणा कर दिए। अब 4 का x के साथ गुणा होगा तो 4x प्लस में 4 का y के साथ गुणा होगा तो 4y बराबर में ये हो जाएगा 35, और 4 का गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। क्लियर है? ये बना आपका समीकरण नंबर 3। अब आपको करना क्या है, समीकरण 3 और 2 को आपस में घटा देना है, जिससे आप इसको बना पाओगे। ठीक है, तो इस आगे आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, समीकरण 3 व समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में व 2 को घटाना। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, 4x प्लस 4y बराबर में कितना है, 140। और समीकरण 2 है हमारा 4x प्लस में 2y बराबर में 98 है, ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दो, घटाओगे तो सिंपल सा ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से लिखो यहाँ पर, माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो 4x पूरी तरीके से कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 4y है ना, ऊपर वाली 4y में 2y माइनस करो, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में अलग अलग चीज है ना। तो ये यहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, घटा दोगे। तो 4y में 2y जाएगा तो 2y बाकी रहेगा, बराबर में 140 में 98 माइनस करोगे तो यहाँ पर बाकी रहेगा 42। अब फिर से आपको y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 42 बटा में 2। तो y बराबर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो 21 बार में कटेगा, तो y का मान 21 आ गया। अब देखो इस तरीका से आपका एक y का मान 21 आ गया। हम लोग उस मेथड से सॉल्व किए थे, उस विधि से हल किए थे, तब भी हमारा क्या आया था, y बराबर 21 ही आया था। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी समीकरण में आपको मान रख देना। जैसे हम ऊपर चले जाते एक बार थोड़ा सा, तो देखो यहां पर 3 समीकरण है आपके पास, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो तीनों की अगर मैं बात करूं ना, तो फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में सरल लग रहा है x प्लस वाई, तो मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं समीकरण नंबर 1 में मान रखूं। तो x प्लस वाई बराबर 35 है, तो उसी में रखना है हम लोग को मान। इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 21 रखने पर, ये आप लोग लिख लेंगे। तो देखो x प्लस वाई था, y की जगह 21 बराबर में कितना है, 35। इस तरीके से तो x का मान निकालना है, तो 35 माइनस 21 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से देखो, इस विधि से भी उतना ही आंसर है। तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लो, है ना, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि कैसे ये हुआ है करके। अब हम चलते हैं बुक पर भाई।
बुक की बात करें तो आप फिर से इन क्वेश्चंस को भी उस विधि से बना सकते हो। और कौन से प्रश्न है जिसको उस विधि से बना सकते हो, तो आप जो है जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चंस को आप दोनों में से किसी भी एक विधि से बना के जरूर देखो। नहीं बनती है तो वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, या नहीं बनती है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ इस क्वेश्चंस को एक बार और बताओ। तो हम कोशिश जरूर, पूरा कोशिश करेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंतर्गत अगर वो कमेंट आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो जा रहेगा, हम आगे बढ़ जा रहेंगे, तो फिर प्रीवियस वीडियो लाना थोड़ी सी मुश्किल होगी ना। अगर मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर एक हफ्ते में अगर आप कमेंट आ जाती है, देन डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो, जो विधि मैं समझाया हूं उससे आपको 5 को 6 को कर लेना है, ठीक है। आपका इसका समीकरण बनाना है, ये कबूतर और गाय की आंख ये बन जाएगी आपसे, ठीक है। फिर आपको करना है ये 10वां और 11वां प्रश्न। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। अब बात कर लेते हैं किसका भाई, दो संख्याओं का गुणनखंड 45 है, उनका योग 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो इस प्रश्न को हमें करना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे बोर्ड पर। 10वां करा रहा हूं, दो संख्या बोला गया तो हमें मानना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या मानेंगे, माना कि पहला संख्या, ठीक है। हम पहला संख्या को क्या मान लेते हैं, पहला संख्या मानते हैं x। उसी तरीका से हम लोग दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं भाई, दूसरा संख्या मान लेते हैं y। अब प्रश्न में बोला क्या है उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना है, प्रश्न अनुसार आप लोगों को लिखना है यहाँ पर कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो x इंटू वाई बराबर कितना होगा, बोल रहा है 45। ये होगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हमें बोल रहे हैं, कंडीशन फिर से रीड आउट करना पड़ेगा हमें, बोल रहा है उनका योग बोल रहा है, तो योग का मतलब होता है जोड़ा ना भाई। तो हम लोग जोड़ देंगे, x प्लस में y बराबर में कितना होगा, 14 होगा। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो, इसको दो विधि में आपको बनाने का सिखा चुका हूं कि किसी भी एक विधि से आप इसको बना सकते हो। तो मैं चाहूंगा तो कि मैं समीकरण 2 को सॉल्व करूं और एक में मार रखूं। मैं इस तरीके से बना लूंगा इसको कि समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर में दिया हुआ है 14। तो x को अपन यहीं रोकेंगे और इस y का कर देंगे पक्षांतर। तो ये कैसा होगा, 14, देखो यहाँ पर प्लस y है ना, तो इस साइड आएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो ये रहा कितना, समीकरण नंबर हमारा 3 मान लेते हैं। अब इसी मान को आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को सॉल्व किए तो 1 में रखना पड़ेगा, अगर 1 को सॉल्व करते हैं तो 2 पे रखना पड़ता है, याद रखेंगे आप लोग। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में करेंगे क्या, x जहां पर है वहां पर रखेंगे 14 माइनस वाई रखने पर, ठीक है। रख दो भाई, चल जा, ठीक। x माइनस कितना रखेंगे, सॉरी 14 माइनस वाई रखेंगे कहां पर, जहां पर x है। तो समीकरण नंबर 1 ये वाली है, तो x की जगह पे मैं रख रहा हूं कितना, 14 माइनस वाई, और देखो उसके बाहर में ऑलरेडी y है, बराबर में 45 है, तो 45 लिखूंगा इस तरीके से। इस y का गुणा करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, 14y माइनस y की घात 2, क्योंकि y और y का गुणा होगा तो y की घात 2, और बराबर में बच्चों आपका 45 है, तो 45 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां से ये आएगा कि हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, साइड इसकी चेंज करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमारा, जब मैं इन दोनों नंबर को उस साइड भेजूंगा तो इस साइड कुछ नहीं, 0 बाकी रहेगा, तो उस साइड कैसा हो जाएगा, y की घात 2। देखो इस साइड माइनस में था तो इस साइड आया तो प्लस में, 14 इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस 14y, और पहले से भाई आपका 45 यहां पर है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे y की घात 2 माइनस 14y प्लस में 45 बराबर में 0। इस तरीके से बनेगा। ये चीजें आया आप लोगों का समझ। अब देखो बनेगा कैसे ये, ठीक। आपको मध्य पद तोड़ने वाला मैं चैप्टर 1 में सिखाया था, प्रश्नावली नंबर 3 का, अध्याय 1 का प्रश्नावली नंबर 3, वही काम करना है। लास्ट वाले का पहले के साथ गुणा करना है, तो 45 से कम 45, तो 2 नंबर ऐसे लेना है कि गुणा करने से 45 आ जाए। तो हम लोग इस तरीके से लेंगे, y की घात 2 माइनस 9 पंचे 45 होता है, तो 9 प्लस 5 कर दिया, 14 के बदले 9 और 5 14 होता है ना, इसलिए, और y का y प्लस में 45 है तो 45 बराबर 0। तो फिर y की घात 2 माइनस इस y का गुणा कर दो तो 9y माइनस 5y प्लस में 45 बराबर में 0। इस तरह से अब ये एक जोड़ी बनेगा
और सेकेंड वाला एक जोड़ी। तो इसमें से कॉमन क्या निकालना है, y को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 9, इस तरीके से। माइनस 5 को बाहर निकाल देंगे इसमें से तो ये बाकी रहेगा y माइनस 9 बराबर में 0। ये काम कर लोगे। अब y माइनस 9 को ही एक बार लिख देंगे और बाकी तब देखो यहाँ का y बाकी रहेगा बाहर का, और इसके बाहर का ये दूसरा ब्रैकेट जो है उसके बाहर का क्या बाकी रहेगा, -5 बराबर में 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना है। आया ये चीज़ें समझ, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर, सॉरी ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें y का मान निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा y माइनस 9 बराबर लिख लेता हूँ 0, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो y का मान आ गया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो इस मान को मुझे किसी भी एक समीकरण में रखना पड़ेगा। तो मैं जो है इसको रख देता हूँ समीकरण नंबर 3 पर। देखो x बराबर y 14 माइनस y है ना, उसी पे रखते हैं। तो लिखना भी पड़ेगा समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 कैसा, एक बार लिख देता हूँ। x बराबर में 14 माइनस वाई है ऐसा, तो x बराबर में 14 की 14 माइनस y की जगह कितना रखना है बोल रहा हूँ 9। तो x बराबर हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा ये क्या हो जाएगा, बनेगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको इसको बना लेना है। अब हम लोग किस पर चले जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का, जो कि अब ये वाली 11वां प्रश्न जो है इसको करना है। देखो इसको ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूँ, तो आप लोग उसको देखना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं प्रश्न वाली नंबर 3 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस है। बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा आने वाली है। तो बस ध्यान से देखते चलिए। आप चाहो तो थोड़ा बहुत अगर आपको रेस्ट करना है ना, देन आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा इससे अलग आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखो आपको इस चीज़ को नोट रखना पड़ेगा इसमें, इसको, ठीक है। यहाँ पर साइन नहीं लिखा हुआ है, तो देखो अगर इस चीज को देखो a1 अपॉन a2 जो है नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के, मतलब इस तरीका से तीनों वैल्यू बराबर नहीं रहेगा आपस में। इस केस में बच्चों आप लोगों को याद रखना है समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा अगर तीनों का नंबर बराबर नहीं होता, ठीक है। मान के चलो a1 अपॉन a2 जो है आता है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, अब याद करके रखो, जब क्वेश्चंस बताऊंगा या तो दिमाग में यूं ही घुसेगा आप लोगों का। बस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 अगर तीनों जो है समान ना हो, सेम ना हो, बराबर ना हो, तब आप लोगों का हल कैसा होगा, उस समीकरण निकाय का हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो a1 और a2 जो है बराबर हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, मतलब इसका मान जो है सेम रहेगा, लेकिन तीसरे वाले का नहीं रहेगा। इस केस में समीकरण का कोई हल नहीं बोलना पड़ेगा, और जब तीनों बराबर रहेगा देन इस केस में हमारा अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। अब देखो आगे मैं कराते जा रहा हूं, आप लोग आराम से सीखते जाओगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 18 देखो क्या बोला गया, दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार, इस तरीके से हमें समीकरण देंगे और हल कैसा है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे पेपर में, एग्जाम में। तो दो समीकरण दिया है, तो आप सबसे पहले तो दिया है करके इसको लिख ही लेंगे, है ना। इस तरीके से समीकरण दिया है तो मैं इसको करा देता हूं, 3x + 5y = 12, क्योंकि लोग का लिखने का तरीका सेम फॉलो नहीं कर सकते, तो हम लोग सेम फॉलो करके आपको दिखाना है। क्या दिया है भाई, 3x + 5y = 12, समीकरण नंबर 1। उसी तरीका से हमारा दूसरा है 4x + 2y = 5, तो 4x + 5y = 2, चलो कुछ भी वो लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हमें देखो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से a1 a2 निकालना पड़ेगा, तो a1 का मान भाई मेरा हो जाएगा 3। कहां से ले रहा हूं, ये पहले वाली इक्वेशन से, पहले वाले समीकरण का जो शुरू में x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट रहता है, उसके साथ जो गुणांक रहता है, वही क्या होता है a1 की वैल्यू। उसी तरीका से पहले का ही b1 होगा, तो b1 के लिए 5y का 5 और c1 का वैल्यू जो है बच्चों हो जाएगा 12। ऊपर वाला ही a1 b1 और c1 होता है, नीचे वाला के लिए a2 चाहिए आप लोगों को, है ना। तो a2 जो है हो जाएगा 4
B2 जो हो जाएगा 5 और C2 जो है हो जाएगा कितना 2। इस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का निकाल लोगे वैल्यू। उसके बाद आप लोगों को चेकआउट करना है इस तरीका से, A1 अपॉन में A2, इसका मान कितना है, तो ये हो जाएगा 3/4। A1 और A2 का मान रखा हूं। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका B1 अपॉन में B2, तो B1 अपॉन B2 करेंगे तो 5/5 ऐसा दिखेगा ये, और कटेगा तो 1 आ जाएगा इसको। फिर हम लोग कर लेते हैं इसको कैसा, C1 अपॉन में C2, तो C1 की वैल्यू कितना है भाई 12/2। तो देखो इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग, तीनों का मान जो है बच्चों अलग अलग है यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे, तीनों का उत्तर अलग अलग है ना, तो लिखेंगे स्पष्ट बना लेना। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, A1 अपॉन A2 जो है बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के, और इसका वैल्यू भी बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। मतलब तीनों का मान जो है बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 जो है बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। देखो ना भाई, इसका उत्तर कितना है 3/4, इसका उत्तर कितना है 5/5, इसका उत्तर कितना है 12/2, जो कि कितना भी कटा ले तब भी हमारा सेम तो नहीं आने वाला। तो इस ऐसा है, मतलब समीकरण हल किस प्रकार का होगा, अतः आप लोग लिखोगे समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय का हल कितना होगा भाई, क्या होगा भाई, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। इस तरीका से आप लोगों को लिखना है, बहुत आसान है, बस ऐसा काम आप लोगों को करते हुए चलना है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं भाई आगे, चले जाते हैं आपके बुक पर। ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया, सेम नीचे का भी वैसे ही बनेगा, ये भी इन लोग भी वही काम किए। देखो सबसे पहले A1 B1 और A2 B2 C2 को वैल्यू निकालने के बाद इस तरीके से चेकआउट किए आप लोग। A1 अपॉन A2 निकाले तो आपका आया 5/12, B1 B2 तो 3/9, और C1 और C2 जो है 12/15। तब यहाँ पर सबके वैल्यूज जो है अलग अलग है कि कैसा है, तो कटाए, देखो 5 एकम 5, 5 दिए 15, देखो नहीं आएगी समझ में आप लोगों को, एक बार करा देता हूँ इसको, ठीक है। ऐसा हवे हवे हो जाए, 5x + 3y = 12, ठीक। क्या लेते हैं, 5x प्लस में 3y बराबर में 12, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट समीकरण हमारा क्या है भाई, 15x + 9y = 15, 15x + 9y = 15, 15x प्लस में 9y बराबर में 15, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता है A1 का मान लिखेंगे, तो A1 का मान देखो भाई कितना होगा 5, B1 का मान कितना होगा 3, और C1 का मान कितना होगा 12। इस तरीके से करोगे। उसी तरह A2 की बात करें तो A2 का 15, B2 का 9 और C2 का 15, इस तरीके से करोगे। इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा चेक करना है A1 अपॉन A2 लगा के। तो A1 अपॉन A2 करोगे तो 5/15 होगा, और ये देखो कट जाएगा कैसे, 5 एक कम 5, और नीचे वाला 5 या 15, मतलब 1/3 आ गया इसका आंसर। उसी तरह से मैं चेक करूंगा B1 अपॉन में B2, तो B1 अपॉन B2 चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 9, ये 3 और 9 दिया है ना, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3, और 3 तिया 9, तो 1/3 इसका भी मान होगा। चलो ये दोनों तो बराबर है। हम चेकआउट करते फॉर थर्ड कंडीशन C1 अपॉन C2 के लिए, तो C1 का वैल्यू जो है 12/15, ये कटेगा कैसे, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो यहां पर देखो ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, तो हम लोग लिखेंगे स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई, कि A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के। ये दोनों का मान बराबर है, A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के, है ना भाई। इसका मान, ये वाली मान और ये वाली मान बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं। तो इस केस में कैसा होता है भाई, आप लोगों को पता है, अतः आप लोगों को लिखना है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है,
क्योंकि कंडीशंस आपको समझना पड़ेगा। अगर तीनों सेम हो जाता तो आप लोग लिखते कि अनेक हल होगा करके, अतः समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल प्राप्त होगा करके आप लोगों को लिखना होता। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना होगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। बस ध्यान से देखते चलिए। अब चलते हैं प्रश्न वाली पे। देखो किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, तो इस तरीके से किस के मान वाला, तो इसको बताऊंगा। पहले अब ध्यान से देखो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको टिक कर लेना। ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। यहां से होती है हमारी प्रश्न वाली स्टार्ट। तो देखो प्रश्न वाली में अरे ये लिखा क्यों जा रहा है, हाँ मिट गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो सिंपल सा जो अभी बताएं वैसे ही काम करना है इन दोनों प्रश्न। समीकरण को लिखो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालो, तुलना करो, उसको स्पष्ट है करके लिखो, फिर अतः लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम काम दोनों पे करना है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं। अब हर चीज को बना के नहीं दिखाया जा सकता, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं, मैं आपको आलसी का भी बनाऊंगा नहीं। आप प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा फिर हम हैं वीडियोस डली हुई चैनल पर ऑल क्वेश्चंस के, है ना, आप देख सकते हो वहां से। बट कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूं और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जा रहा हूं आपको, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन में से आता है प्रश्न में, इसलिए पूछ लेता हूं, बोर्ड में आता है ये। के मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से कि हम यहाँ पर ले लेते हैं भाई, हमारा कौन सा बुक, फिर चल लेते हैं थर्ड। के का मान ज्ञात करना है ना, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 8x प्लस में 5y बराबर में 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरीका से दूसरा समीकरण है हमारा kx प्लस 10y बराबर 15, kx प्लस में 10y बराबर में 15, ये समीकरण नंबर 2। अब आपको यहां से करना क्या है उसको समझो। आपको a1 का मान निकालना पड़ेगा, तो यहां a1 का मान कितना है अभी, a1 का 8, b1 का कितना है, b1 का 5 और c1 का कितना है 9। ऊपर वाला ही a1 b1 और c1 होती है ऊपर पहले समीकरण का। दूसरा समीकरण का a2 का k है, देखो k है तो k लिखना है, b2 का 10 और c2 का हो जाएगा 15। इस तरीके से कर लोगे। अब आपको प्रश्न में जो बोला गया है उस कंडीशन को फॉलो करना है। कैसे भाई, प्रश्न में बोला गया है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो उसको लिखोगे कोई हल नहीं है। तब अब कोई हल नहीं है मतलब सीधी बात है, यहां पर आप उसको जो कंडीशन था ना उसको भी लिख दोगे। कैसे, a1/a2 जो है बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2। ये उसकी फॉर्मूला बन जाएगा यही वाला। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलो भाई इसकी वैल्यूज। a1/a2 करना है मतलब मुझे लिखना पड़ेगा 8/k बराबर b1/b2 करना है मतलब मुझे लिखना होगा बच्चों की 5/10 है तो 5/10, फिर बराबर नहीं है c1/c2 तो 9 लिखना होगा मुझे यहाँ पर 15। अब आप के वाला को तो लोगे ही लोगे आगे सॉल्व करने के लिए। अब इन दोनों नंबर में इसमें से या इसमें से, मतलब 5/10 या 9/15 में से किसी भी नंबर को ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूं 5/10 को, इस तरीके से। अब इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहां पर तिर्यक गुणा करना है। क्या करोगे, तिर्यक गुणा करने पर तो कैसा हो जाएगा, 8 हम करते हैं के वाले को इसी साइड रखते हैं। ठीक, के वाले को रखूंगा तो कैसा होगा, के गुणा में 5, क्रॉस कर रहा हूं ना भाई, ऐसा वाला गुणा। ठीक, और फिर आपका हो जाएगा 8 इंटू में 10, इन दोनों का हुआ और इन दोनों का हुआ है गुणा। ठीक है, अब मुझे के का वैल्यू निकालना है, दैट्स व्हाई मैं करूंगा क्या, इस 5 को भेज दूंगा तो 8/10 और पूरे के नीचे में चला जाएगा 5। ठीक है, ऐसा कर लोगे। फिर आपको करना क्या है, सिंपल से समझो। यहाँ पर के का के रखेंगे बराबर 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो बचा क्या हमारे पास ऊपर में 8 और 2 बाकी रहा,
तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, अतः k का मान 16 होगा करके आपको करना है। इस तरीके से कंप्लीट आपको बनाना है, इसी वे पे नोट करते चलो, समझते चलो और अपना नोट भी बनाओ और बना के जरूर देखो। वीडियोस देख ली, समझ लिए, मोबाइल को पलटी मारो, वीडियोस रोक करके पलटी मारो और बना के देखो चुपचाप, ठीक है। आप क्या सही बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो ये क्वेश्चंस बता दिए आपको, बाकी क्वेश्चंस भी सेम बनेगा, कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ चौथा का, ठीक है। चौथा भी बहुत आसान है, आप लोगों को ध्यान से करना है, ठीक। चौथा में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करना है अद्वितीय हल के लिए, तो उसके लिए चलते हैं हमारे इस पर, ठीक। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, मान के चलो यही क्वेश्चन रहता और अद्वितीय हल रहता, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा हम वेस्ट करेंगे नहीं, इसी मान के चलो यही हमारा प्रश्न वाला, यही प्रश्न था और इसमें अद्वितीय हल दिया, तो मैं यहां पर लिखूंगा इस कोई नहीं की जगह पे आप लोगों को क्या लिख लेना है, अद्वितीय हल लिख लेना है। तो फिर क्या लिखोगे यहां पर, कोई की नहीं की जगह पे अद्वितीय हल, नहीं अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। नहीं को भी काटना पड़ेगा, समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है मतलब तीनों बराबर नहीं होगा, तो यहां पर भी बराबर नहीं करोगे, सेम बनेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेम बनेगा, सेम टू सेम। यहां पर भी बराबर नहीं का इसका साइन लगेगा। अब देखो यहां पर हम लोग बराबर नहीं है, ठीक, यहां पर भी बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं, बस इतना चेंजेस होगा, बाकी बनाना आपको सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से यही काम करना है, ठीक है। तो चौथा बी का पूरा क्वेश्चंस आपको करके देखना है भाई, ईमानदारी के साथ, सिर्फ बराबर नहीं, वो कंडीशंस रहेगा, वही दो ठो बनाओगे फिर पूरी चीजें बन जाएगा। तो सेम क्या आपका कौन सा भाई, सेम क्या पांचवा भी बनेगा, हाँ हाँ भाई पांचवा भी बनेगा, उसमें बस तीनों को बराबर लेना पड़ेगा, तीनों को बराबर लेना मतलब क्या चेंजेस होगा वो समझा देता हूं आप लोगों को। बनाना वही है, क्वेश्चंस तो सेम लेवल का आएगा। तो देखो यहां पर लिखोगे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल के जगह पे यहां पर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, आपको अंततः अनेक, समीकरण निकाय का क्या लिखोगे, अंततः अनेक हल हो तब, ये वाला लिखना पड़ेगा, अंततः अनेक हल के लिए। तो इसके लिए करोगे क्या, अंततः अनेक हल में होती क्या है, मेरे हिसाब से यहां पर आपका सेम होता है, ये भी सेम होता है ना, तो यहां पर लग जाएगा बराबर, यहां पर भी लग जाएगा बराबर, तीनों बराबर होता है। तो ऐसे ही करोगे, वैल्यू तो सेम रहेगा, वैल्यू में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक। तो मैं यहां पर भी कर देता हूं चेंजेस, तो यहां पर भी हो जाएगा बराबर, ये भी हो जाएगा बराबर, करोगे सेम काम, हाँ तो यहां पर भी बराबर रहेगा, सेम तिर्यक गुणा करोगे तो इसका आंसर भी आएगा वैसे ही, अगर वो क्वेश्चन है तो यहां पर बस बराबर बराबर का साइन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए बराबर नहीं है को मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ इस तरीका से सेम बनेगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से कर लेना है, ठीक है। अब फिर से चलते मूव ऑन करते हैं। अब कोई नहीं बनता है तो ईमानदारी के साथ आप बताओ, लेकिन एक हफ्ता के अंदर, अगर एक हफ्ता से वीडियो आए ऊपर हो गया तो अब थोड़ा मुश्किल है, आपको वीडियोस का लिंक दे दूंगा, वहां सब देख पाओगे। अब देखो छठवां प्रश्न और सातवां प्रश्न सेम बनेगा, मैं आपको छठवां बता रहा हूँ, आप लोग को सातवां करके मुझे भेजना है, बनाना के दिखाना है, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 4 है, तो इतना में मान हमें p का मान ज्ञात करना है। करना कैसे मैं यहीं पर बता सकता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत तो हमें पड़ेगा नहीं। अरे दिया क्या है, इतना दिया है करके लिखोगे, x बराबर 2 और y बराबर 4 दिया है। हमें समीकरण क्या दिया है, 7x माइनस 4y बराबर में p दे रखे, तो ऐसा करोगे। अब देखो x की जगह कितना रखोगे 7 और x की जगह रख दिए 2 माइनस 4, y की जगह 4 बराबर में p, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 माइनस 4 चौक 16 बराबर में p है, तो 16 में 14 जाएगा तो -2 बराबर में p, यही हो जाएगा इसका आंसर। सेम यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर -1 है, कौन से प्रश्न में भी, सातवां के लिए। तो बस उसको ध्यान से आप लोगों को करना है।
तो पूरे प्रश्न आपका सेम वे पे बनेगा। बात है 8वां का, तो 8वां में कौन सा जैसे प्रश्न पहला को बनाना है वैसे ही 8वां को भी आपको चेक करके बताना है कि कैसा हाल है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस को नहीं बताया हूँ, बट आपको ट्राई करना है, नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट एक डाउट वाली वीडियो जो है लेकर के बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलता है फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।